सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का अभी कौन सा संस्करण मनाया गया। तो आंसर होगा 51वां 51 नंबर का। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अभी 20 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये चल रहा है। इस बार इसका ये 51वां संस्करण है। तो ये महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का जश्न मनाने का एक बड़ा आयोजन है। इसका आयोजन करता है कौन? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी इसका आयोजन करती है। और इसको कब शुरू किया गया था? पहली बार खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू हुआ था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव, कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो अभी न्यूज में करंट अफेयर्स में हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ये दो प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि सीधे सीधे एग्जाम के प्रश्न हैं। एग्जाम में पूछे गए कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर होगा चंदेल राजवंश के द्वारा। और आप जानते ही हो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल भी है। जो कब बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से कब शामिल किया गया था? 1986 में। और कहां पर है? एक बार पूछा गया था खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है। तो याद रखना छतरपुर में। ये प्रश्न भी एग्जाम का ही है। अब मैंने कहा चलो कुछ करंट अफेयर्स में पूछे गए महोत्सव जो अभी तक हमने पढ़े मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कुछ एक। तो देखो, अगर पूछे ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। उसी तरह से केरल में त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कु त्योहार, विशु उत्सव और अभी पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये सब केरल के हैं। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड का है। हरेला उत्सव उत्तराखंड का है जबकि हरेली ये छत्तीसगढ़ का है। चाप चार कुट महोत्सव मिजोरम का है। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। लोसर महोत्सव ये लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। और लोसांग महोत्सव ये सिक्किम का हो गया। ठीक है, तो ये महोत्सव भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल लॉन्च की है। तो आंसर होगा केरल ने। एन प्राउड का मतलब होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने ये एन प्राउड नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। क्यों? ताकि गलत तरीके से दवाओं का निपटान या उन्हें डिस्पोज करने से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके। और इस तरह से आप कह सकते हो ये भारत का पहला सरकारी कार्यक्रम है और उसके डिस्पोजल पर केंद्रित है। और अभी से केरल के कोझिकोड से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। तो कौन सी पहल है? एन प्राउड पहल है। इसका संबंध किससे है वो मैंने आपको समझा दिया। और कहां पे शुरू हुई है? केरल, याद रखना। अब मैं आपको केरल ले चलता हूं। उससे पहले कुछ और इनिशिएटिव्स, कुछ और राज्यों की योजनाएं जो अभी न्यूज में रही, पहले मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूं। तो ये कुछ 10-11 योजनाएं हैं। ये 2024 की लेकर के आया हूं। 2024 में लास्ट महीनों में जो हमने पढ़ी थी वो है। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा ने। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तीनों हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम ने। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश ने। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने। और राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना तेलंगाना ने शुरू की थी। अब बात तो वहां पे केरल की भी थी, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पुष्प है कोन्निकोना। वृक्ष है नारियल। फल है कटहल। मछली है ग्रीन क्रोमाइड। यहीं पे आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एर्रविकुलम नेशनल पार्क और अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क मिल जाएगा। इडुक्की डैम यहीं पर है पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। और क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। ओणम फेस्टिवल हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु, और ये सब फेस्टिवल केरल में मनाए जाते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट। और मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। सबरीमाला का मंदिर भी आपको मिलेगा केरल में। ये तो कुछ स्टैटिक देख लिए। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको कराऊं केरल से।
पहले हम देखते हैं 2025 में कौन कौन से प्रश्न पड़े अभी केरल से हमने। तो अभी 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ये पश्चिम बंगाल ने जीत लिया, केरल को हरा दिया। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो आपको मिलेगी केरल में। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल कोकोनट सर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केरल में। अभी कवचम नाम से एक पहल भी शुरू की थी केरल ने ही। तो 2025 में तो ये 2-4 ही प्रश्न हमने केरल से पढ़े। एक काम करता हूँ 2024 के लास्ट महीनों में केरल से जो भी 10-5 प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, अगर पूछे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल में। केरल टूरिज्म ने आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड जीता। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में इंडिया का स्कोर 71 रहा और टॉप पर केरल और उत्तराखंड रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है। 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये केरल में हुई और केरल में ही होती है। वहां की जो पुन्नमदा झील है वहां पे। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया था कोझिकोड को। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का अनावरण किया केरल के। और भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया था तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और इसका नाम पवन चित्र रहा। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने के लिए अभी प्राइड नाम से एक योजना शुरू की थी। ये प्रश्न आया था एग्जाम में। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया था केरल ने। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना केरल। एमटी वासुदेवन नायर मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, अभी इनका निधन हो गया था। अच्छा, अभी इनको एक बड़ा फेमस पुरस्कार मिला था। चलो बताइए वो कौन सा पुरस्कार था। बाकी केरल से बहुत सारा हमने रिवीजन कर लिया, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में तैयार हो रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है। एक्चुअली में मुंबई के वधावन पोर्ट के पास में एक मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम द्वीप आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और उसी पर ये एयरपोर्ट बनेगा जो कि देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये देश का पहला है इस तरीके का, तो इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे मुंबई से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। एक तो आप बताएंगे मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है, उसके अलावा मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। और ये दोनों प्रश्न मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, तो अभी मैं आज आपसे पूछ रहा हूं ये। बाकी इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए करके आता हूं, रिवीजन करवाता हूं। पहले तो देखो, हवाई अड्डे की बात है तो कुछ हवाई अड्डे जो न्यूज में रहे। अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया। मोगा एयरपोर्ट जो गोवा में है, उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार में मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर की नाम चेंज हो गया, अभी श्री विजयपुरम हो गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये तो हो गया ना। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट मिलेगा कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में मिलेगा। और भी पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे कर दिया गया। उसके अलावा देखो कुछ और प्रश्न कि अभी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड मिला था किसे? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। और उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, उसका नाम पवन चित्रा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोलकाता में। उद्देश्य था जो भी एयर पैसेंजर्स होते हैं उनको सस्ते में भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाना। अभी 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई एयर इंडिया। उसके अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई।
और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख हैं फैज अहमद किदवई। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और वैसे हमारे उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो के राम मोहन नायडू हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी गणना कार्यक्रमों से एक है और इसमें विभिन्न पक्षी प्रजातियों की गणना की जाती है। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड साउंड 2025 ये अभी हुई और इसमें पता चला कि भारत में टोटल 1068 पक्षियों की प्रजातियां हैं और इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है 543। टोटल है 1068, जिसमें से अकेले अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग आधी है 543। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड में है 446 और फिर असम में है 441। तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 2025 में ही भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये कहां पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा जामनगर गुजरात में। और उससे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि जो वन क्षेत्र का जंगलों का जो एरिया वाइज बात करें, जंगलों की एरिया वाइज, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज वाइज बात करेंगे सबसे ज्यादा मिजोरम में है। और अभी कहाँ के जंगलों में वृद्धि देखी गई है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब बात हमने कहा पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल होती है कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अंडर वाटर जो अभी मेट्रो चली है वो इसी नदी के नीचे चली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े तो अभी 78वां 78th नंबर का संतोष ट्रॉफी 2024-25 को पश्चिम बंगाल ने जीता केरल को हरा के। उसके अलावा अभी जो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है और पूरे विश्व में टॉपर कोलंबिया का बैरंक्विला। पूर्व की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन ये पश्चिम बंगाल में किया गया और इसका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ कोलकाता में, अगला वाला जापान में होगा। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला अभी लगा था कोलकाता में, 48 नंबर का एडिशन था और इसमें थीम कंट्री जर्मनी रहा। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया। और देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और इसी को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या इसी को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से ये सारे प्रश्न अभी हमने पढ़े। ये सारे 2025 वाले करवाए मैंने आपको, करंट अफेयर्स भी पश्चिम बंगाल से संबंधित भी। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन अभी कहां पे हुआ, कहां मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो फेस्टिवल का नाम क्या है? सिमोलू फेस्टिवल। कहां मनाया गया? असम में। और 15 फरवरी 2025 को इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। ये एक फूल होता है सिमुल, या इसी को बॉम्बैक्स सीबा भी कहते हैं। तो उसके खिलने का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कई तरह के और भी प्रोग्राम का आयोजन रखा जाता है, जैसे कि साइकिलिंग की जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं, तो ये सब होता है इसमें। सिंपल सा याद रखना आप तो, सिमोलू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब महोत्सव वाला फेस्टिवल पर प्रश्न तो अभी मैंने आपको कराया भी था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, असम ले चलता हूं मैं आपको। असम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असम से कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूं, आ जाओ। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है हॉलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। बिहू महोत्सव मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव होता है यहाँ पे। बेखो महोत्सव यहाँ पे होता है। उसके अलावा अभी असम का 7वां नेशनल पार्क और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इससे पहले यहाँ का 6वां नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क। और बाकी के 5 कौन कौन से हैं? काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। वैसे भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, जिसे डोला सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर आपको ये मिलेगा। और असम से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखो।
कि अभी स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 इसने शुरू किया। विभव तालुकदार असम से हैं। अभी IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी की सहायक नदी है कुलसी नदी, और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई। नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ खुला? असम में। डीजे यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट ये गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये असम में मिलेगा। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़ होगी। ये अच्छा प्रश्न है। और तेजपुर ये यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी होगी। IIT गुवाहाटी, अभी इस सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा झुमुर नृत्य महोत्सव भी अभी असम में आयोजित किया गया था। तो इन सब कारण से असम न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। वैसे इसका मुख्यालय है कहां पर? तो आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। IALA अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन, और अभी इसी का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। देखो वैसे तो इसकी स्थापना 1957 में होती है, एक गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में इसकी स्थापना होती है, लेकिन अभी 2024 में ये एक अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो अंतर सरकारी संगठन बनने के बाद अभी इसकी जो पहली बैठक हुई अभी 18 से लेकर 21 फरवरी तक, कहां पे? सिंगापुर में, और वहीं पर भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। और मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पे न्यूज में भारत है। अभी 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे भारत 2-3 दिन से न्यूज में है किसी न किसी कारण से, और उसमें मैं आपको क्या करा रहा हूं, भारत से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको डेली रिवाइज करा रहा हूं। तो आज मैं आपको वो शीट रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज एक काम करते हैं, भाई फ्रांस की बात हो रही है तो मैं आपको फ्रांस ले चलता हूं। तो फ्रांस का रिवीजन करते हैं आज हम। देखो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, और करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है फ्रांसवा बरुआ, ये नए बने थे अभी। उसके अलावा अभी ये जो समर ओलंपिक्स हुए 2024 में कौन सा संस्करण था? 33वां। और अब याद रखना 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं उसको भी फ्रांस होस्ट करेगा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो इमैनुअल मैक्रोन को ही, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक का अच्छे से आयोजन किया। वैसे अभिनव बिंद्रा जो हमारे शूटर है उनको भी मिला था ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला देश बना ये फ्रांस। और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश भी बना है। अभी ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास ये इसी साल हुआ। इसका आयोजन फ्रांस ने किया था और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, भारत की तरफ से INS मुंबई ने। कहाँ कहाँ हुआ? मलक्का, सुंडा, लोम्बेक, जलडमरू मध्य में, यानी कि स्ट्रेट्स में इसका आयोजन हुआ था। ट्रोजन गन याद रखना, ये भारत से अर्मेनिया देश खरीद रहा है। इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया है। और अभी 2025 AI एक्शन समिट का आयोजन भी हुआ था पेरिस में। इस बार तीसरा संस्करण था, और जो अगला संस्करण होगा इसका वो भारत होस्ट करेगा, ऐसी घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, गरुड़ अभ्यास और फ्रिंजेक्स अभ्यास भी करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में होता है ये, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है शूर, अभी इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, ये नेवडेक्स और आईडेक्स क्या है? ये एक आप समझो एग्जीबिशन है, एक तरह की प्रदर्शनी है। देखो नाम से भी पता चल जाएगा। आईडेक्स मतलब हो गया इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और नेवडेक्स मतलब हो गया नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, एक तरह का एग्जीबिशन है। और कहां पे इसका आयोजन होता है? अबू धाबी UAE में। और अभी भारतीय तटरक्षक जहाज है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम है शूर, जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत है, उसने भी यहां पर हिस्सा लिया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से ये ICGS शूर ने हिस्सा लिया, तो ये ध्यान में रखना। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात की भी बात है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इसका आयोजन किया गया ना। तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल अबू धाबी होती है, करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
और आपको याद है अभी जो नवा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा के। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 ये हुआ दुबई में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, एक तरह की नाव, ये इलेक्ट्रिक नाव, उसका परीक्षण किया गया था यूएई में। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग ये दुबई में बनेगी, बुर्ज अजीजी, जबकि पहली तो आप जानते हो बुर्ज खलीफा है। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 इसका आयोजन हुआ दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन भी हुआ, अभी 2024 की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, दुबई में। और वैसे तो अभी 2025 वाला संस्करण भी हो चुका है, दुबई में ही होता है हर बार। और विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा ये दुबई में शुरू हुई। आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना कैंपस कहां पर खोला, तो आंसर होगा अबू धाबी में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस कहां पे खोला है, अबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी कहां पे, दुबई में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा यूएई ने। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये कहां पर खोलने की घोषणा की, तो आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी 2025 में एशियाई आर्थिक वार्ता ये कहां पर आयोजित की गई, तो आंसर होगा पुणे में। तो हम बात कर रहे हैं एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2025 की। इस बार इसका नवा संस्करण हुआ 20 से लेके 22 फरवरी 2025 तक। कहा, तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या था, विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। और इस वार्ता का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। अब चलो कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। 2025 वाले ही करा रहा हूँ आपको रिवाइज। और रेगुलर अगर आप हमें देखते हो, करंट अफेयर्स ये पढ़ते हो, तो ये शीट में आपको बहुत बार रिवाइज करा चुका हूँ। अब ये चीजें आपको याद होने लगेगी। अब रिवीजन का धीरे धीरे आपको अर्थ समझ में आएगा कि बार बार जो मैं आपको रिपीटेशन करवाता हूँ तो उसका फायदा क्या है। चीजें आपको बार बार देखने से और सुनने से और बोलने से अब याद होने लगेंगी। जैसे कि देखो, अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अभी मई में होगा, भारत में होगा, पहली बार भारत में होगा। कहां पर, मुंबई में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये अभी भोपाल में हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत में होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में हुआ। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में हुआ। 8वां इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 बंगलुरु में। तीसरा राष्ट्र खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। ठीक है, तो आज 10 समिट यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी कौन बन गए, तो सही उत्तर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 287 पारियों में उन्होंने ये कारनामा किया है। इस तरह से उन्होंने, आप कह सकते हो, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2004 में ये मुकाम हासिल किया। और इस तरह से विराट कोहली तो वनडे क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। और अभी मैच में आपने देखा होगा, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। और फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अभी 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो सही उत्तर होगा 19 फरवरी 2025 को। तो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने अभी 19 फरवरी को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। और आपको बता दूं, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आर्टिकल 338A के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। पूछोगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अंतर सिंह आर्य। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह, 2004 में बने थे और मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो, आपको बता दूं 1992 में अनुसूचित जातियों यानी कि SC और ST के लिए एक वैधानिक राष्ट्र आयोग की स्थापना की गई थी। फिर 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांट दिया। एक हो गया NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और दूसरा हो गया NCSC
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और आर्टिकल 341 शेड्यूल्ड कास्ट को डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करता है। तो प्रश्न हमारा था, अभी 19 फरवरी को राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। बाकी ये थी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको पता है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में अब डेली आपकी क्विजेज अपलोड हो रही है। डेली करंट अफेयर्स की, वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ये सब क्विजेज मिल रही है। और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, डेली 20 सीरीज। मतलब हर दिन 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये 20 क्वेश्चन पिछले एक साल में से होंगे। पिछले एक साल में से कहीं से भी रैंडमली वो प्रश्न में लूंगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, पर वो तो आप पढ़ भी चुके हो। और अब देखा उन 20 क्वेश्चन को जब आप लगाओगे तो आप उन्हें हल कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, यही आपका एनालिसिस होगा। और नहीं कर पाते हो तो उससे आपको भी पता लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ने के बावजूद मैं इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा, या कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसे हाथों हाथ याद भी कर लो। और जब भी आपको समय मिले ये क्विजेज लगाते रहो, रिपीटेशन चालू रखो, रिपीटेशन करते रहो, ताकि ये क्वेश्चन आप भूलो नहीं। ठीक है। अब हमारी जो कल क्विज हुई थी डेली 20 क्वेश्चन वाली, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहे वो कौन कौन है एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहले स्थान पे मंजू यादव है। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि मंजू यादव जी 38 सेकंड के अंदर आपने 200 क्वेश्चन, जो 20 के 20 क्वेश्चन है, वो राइट कर लिए। क्योंकि परसों वाली क्लास में आपने थोड़ा समय भी ज्यादा लिया था और 20 में से 18 क्वेश्चन आपने सही किए थे, तो वहां पे वो रैंकिंग जेन्युइन लग रही थी। यहाँ मुझे इसमें डाउट है, तो ईमानदार कोशिश कीजिए, यहाँ पे नाम आने के चक्कर में ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग ईमानदार नहीं रहोगे तो फिर मुझे यहाँ पे ये जो मैं आपको रैंक बताता हूँ ये मुझे बंद करना पड़ेगा। आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बताता हूँ, तो ईमानदारी से जो रैंक आती है वो सही है। बस यहाँ पे नाम आने के चक्कर में चीटिंग मत कीजिएगा, वरना फिर मुझे इस रैंकिंग से आपका नाम हटाना पड़ेगा, ताकि बाकी और स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि ये रैंकिंग जेन्युइन नहीं है। तो आज तो ठीक है। और फिर सागिर है, फिर दीपांशु है, शर्मिता है, अप्रतिम है, जूही है, लक्ष्मी हो गए, कमलेश हो गए, विजय और संजय। टॉप 10 स्टूडेंट्स ये रहे। अभी बाकी जो ये नीचे के नाम है ये जेन्युइन लगते हैं। देखो समय भी इन्होंने लिया है और 19, 18, 17 प्रश्न सही गए, 20 भी गए हैं, लेकिन फिर उनका समय भी दिखता है कि हाँ भाई समय लगा होगा उनको। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि चीजें आप भूलो ना। इसीलिए मैं भी बहुत समय निकाल करके आपके लिए रैंकिंग तैयार, क्विजेस तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था जनजाति ने, अभी किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया? तो मिसिंग जनजाति, असम में। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी प्रधान सचिव 2 कौन बन गए? शक्तिकांत दास। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। और अभी फरवरी में 98 नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? मॉरिशस। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम। और विश्व चिंतन दिवस मनाया गया 22 फरवरी को। और आखिरी प्रश्न था किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हुए। तो कल आपसे पूछा था, प्रश्न में सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जो असना चक्रवात आया था उसका नाम किसने रखा था? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।